देखो बायोलॉजी का चैप्टर है जनन। जनन का क्वेश्चन है इसमें, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। भिन्न मतलब अलग, ठीक है। द्विखंडन बहुखंडन से कैसे अलग है। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विखंडन किसको बोलेंगे। तो द्विखंडन किसको कहते हैं। ए लड़का रे उसको बोलते गधा की, अच्छा बैठो। द्विखंडन किसको कहते हैं, कोई एक जीव का टूटकर दो जीव बन जाना, ठीक है। कोई एक जीव का टूटकर दो जीव बन जाना क्या कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है, ठीक है। द्वि मतलब दो, खंडन खंड मतलब उसका टुकड़ा होना, ठीक है। तो जब एक जीव टूट करके दो जीव बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, द्विखंडन, ठीक है। जैसे अमीबा में अमीबा एक जीव से दो जीव कैसे बनते हैं, इसी तरह टूट के ही बनते हैं। इसके बारे में हम आगे बताएंगे अमीबा के बारे में। तो देखो द्विखंडन किसी एक जीव का टूट कर दो जीव बन जाना द्विखंडन कहलाता है, ठीक। देखो आगे लिखे इसमें, एक मातृ कोशिका से दो अनुजात कोशिकाएं बनती है। एक मातृ कोशिका यानी कि एक ही मम्मी कोशिका है, ठीक है। वो टूट करके दो कोशिकाएं बन जाती है। एक टूट करके दो भाग में बन जाता है, ठीक है, दो भाग हो जाता है, वही है द्विखंडन। द्विखंडन किसको बोलेंगे, एक जीव का टूट करके दो जीव बन जाना द्विखंडन कहलाता है, ठीक। पीछे वाले को जरा बोलो। अब देखो बहुखंडन, खंड मतलब टुकड़ा, बहु मतलब बहुत, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक जीव टूट करके बहुत सारे जीव बन जाते हैं, ठीक है। कोई एक जीव के टूटने से बहुत सारे जीव बनते हैं, ये बहुखंडन कहलाता है। देखो किसी एक जीव का टूटकर बहुत सारे जीव बन जाना बहुखंडन कहलाता है, ठीक। इसमें एक मातृ कोशिका से बहुत सारे अनुजात कोशिकाएं बनती है। मतलब एक मम्मी कोशिका होता है और वो जब टूटती है तो बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं में बढ़ जाती है और उससे बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया बहुखंडन। तो द्विखंडन बहुखंडन समझ में आ गया। सीधा ये याद रखना, एक कोशिका टूट करके दो कोशिका बन जाता है, क्या कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। और बहुखंडन एक कोशिका टूट करके बहुत सारे कोशिका बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। अभी देखो निषेचन को परिभाषित करें। निषेचन क्या है, देखो यहाँ पे हम लिखे नर युग्मक और मादा युग्मक। देखो ये होता क्या है, ये मान लो नर है, ठीक है, और ये मादा है। बोल रहा है दोनों संयुक्त होकर, मतलब दोनों के आपसी मेल मिलाप से, ठीक है, युग्मनज तैयार होता है। युग्मनज मतलब बुत्रुरे, बच्चा, ठीक है। नर और मादा दोनों के आपसी मेल मिलाप से युग्मनज तैयार होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन। निषेचन समझ में आया। देखो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संयुक्त प्रक्रिया से युग्मनज का निर्माण होता है, इसे ही निषेचन कहा जाता है, ठीक है। युग्मनज मतलब बच्चा, ठीक है। हाँ ये निषेचन समझ में आया आप लोगों को। चलो आगे देखो प्रागन। प्रागन क्या है, अभी हम आप लोग को दिखाए थे इसका फिगर। देखो लिखता है फूलों के पराग कोश से, पराग कोश में क्या होता है, परागकण होता है। कहता है कि वो परागकण निकल करके कहाँ पहुँचती है, वर्तिकाग्र तक। कहाँ पहुँचती है, वर्तिकाग्र तक। तो कहता है कि फूलों के पराग कोश से परागकण निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को परागन कहा जाता है, ठीक है। और ये परागन दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागन और एक परपरागन। अभी इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे स्वपरागन किसको बोलते हैं और परपरागन किसको बोलते हैं। देखिए स्वपरागन किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपरागन किसे कहते हैं। तो स्वपरागन किसे कहते हैं, देखिए लिखता है किसी फूल के परागकोश से परागकण निकलकर उसी फूल के वर्तिकाग्र में या उसी पौधे के अन्य फूल के वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया को स्वपरागन कहा जाता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पे ये कोई फूल है, हाँ फूल का पौधा है। अब बहुत गंदा बना रहे हैं, ठीक है। अरे मान लो यहाँ पे फूल है, ठीक है, इसमें इधर इधर फूल है।
देखो ये पराग कोश होता है यहाँ पे, अरे पराग कोश में यहाँ परागकण होता है, और फूल में यहाँ पे ऐसे करके बना होता है ये वर्तिकाग्र, है ना। तो कहता है कि यहाँ से ये पराग कोश से परागकण निकल कर ये वर्तिकाग्र तक पहुँचना, ठीक है, इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। तो लिखता है कि इसी फूल के पराग कोश से परागकण निकल कर इसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचना, या तो इसी पौधे में से कोई दूसर का फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचना, ठीक है, कहीं भी ये फूल या तो यहाँ से ये फूल के वर्तिकाग्र में भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गया स्वपरागन, मतलब अपने ही पौधे में, ठीक है, दूसरे पौधे में नहीं, अपने ही पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को स्वपरागन कहा जाता है। स्वपरागन समझा? फूलों के परागकोश से परागकण निकलेगा और उसी फूल में, जिस फूल से ये निकला है उसी फूल में या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया को स्वपरागन कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया स्वपरागन। अब देखिए परपरागन। ये मान लो मटर का पौधा है, इतना गंदा मटर होता है रे, मान लो, ठीक है। चलो देखो, अब परपरागन देखो, परपरागन किसको बोलते हैं, पहले यहाँ पे देख लीजिए। लिखता है किसी फूल के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परपरागन कहा जाता है। अभी देखिए ये सब मटर है, हाँ मटर है ना, हाँ कौन वर्तिकाग, अच्छा देखिए इसमें ये है फूल के परागकोश से परागकण निकलेगा, ठीक है, और ये परागकण ये सब अपना पौधा में नहीं आएगा, ठीक है। ये अगर यदि अपना पौधा में ही आएगा तो वो हो गया स्वपरागन, ठीक है। लेकिन अपना पौधा में ना आने के बजाय ये क्या करता है, इसी जाति के, मतलब मटर है तो मटर में ही, ऐसा नहीं मटर है तो चना में चल जाएगा, दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा परागकोश, ठीक है। यहाँ से दूसर का पौधा इस पौधा में या तो उस पौधा के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, समझ गया। ये हो गया परपरागन, ठीक। स्वपरागन और परपरागन समझे। स्वपरागन किसको बोलेंगे, फूल के परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पौधे में या तो उसी फूल में या तो उसी पौधे के दूसर का फूल में पहुंचना, ये क्या कहलाएगा, स्वपरागन। और परपरागन यहाँ से निकलेगा और इस पौधे के कोई भी फूल के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुँचेगा परागकोश, दूसर का पौधा के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचेगा, लेकिन पौधा उसी जाति का होना चाहिए। जैसे ये मटर से निकला है तो मटर में ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया परपरागन। समझ में आया स्वपरागन और परपरागन।